तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो मैथ्स का जो एडुकार्ड का सैम्पल पेपर नंबर 3 है उसके क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाला पार्ट मैंने डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, है ना। वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सभी क्वेश्चंस को आपको कॉपी और पेन लेकर के सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो, वो भी कम हो जाएगी। तो किसी भी क्वेश्चन को देख करके ये ना सोचें कि ये तो आता है, मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो, कब ये क्लास खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ मौजूद हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं, जो दिन के लिए मैं नया हूं, मेरा नाम अंकित गोयल है ना। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको एडुकार्ड का सैम्पल पेपर नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। सर पहला नंबर कह रहा है कि कोई एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को, कहाँ कहाँ, पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली। ठीक है साहब, हमें बोल रहा है तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा कर लेते हैं। उसने बोला है कि एक एक्स और वाई है, ये हम एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। वो बोल रहा है कि कोई एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एक्स और वाई को। चलो एक्स और वाई को इंटरसेक्ट कर रही है, तो और कहाँ कहाँ बच्चों, वाई एक्सिस पर पी पॉइंट, वाई एक्सिस पर क्या है पी। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है पी, या रेस्पेक्टिवली मतलब पहले जो आएगा वही पहले वाला होगा, तो वाई पी पॉइंट होगा, ठीक है। और एक्स पर मेरे बच्चों एक्स है क्यू पॉइंट है, चलो ठीक है। अभी बोल रहा है कि इफ़ 2 और -5 का जो कोऑर्डिनेट है इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट क्या बता रहा है मेरे बच्चों, पी क्यू का मिड पॉइंट बता रहा है वो कि ये है 2 और -5 का एक पॉइंट है कोई, मान लेते हैं वो एम पॉइंट है, मान लिया मैंने एम पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू के कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ कि पी के कोऑर्डिनेट, पी कहाँ है बच्चों, वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर आप सभी जानते हो कि कोऑर्डिनेट एक्स के क्या होते हैं 0 और वाई कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं हम उसको y1 मान लेते हैं। इसी प्रकार एक्स पर, इसी प्रकार हमारे को क्यू के बताओ बच्चों, इसी प्रकार के क्यू के बताओ। क्यू एक एक्स एक्सिस पर होने की वजह से y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, और यहाँ पर क्या होंगे x1 और y के कोऑर्डिनेट होंगे 0। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट होने वाला है। तो हमने एक डायग्राम बना लिया। जब अगर हम ये डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में अपन को क्या है इसके सॉल्व करने हैं। तो हम बच्चा जानता है अब तो कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, मान लो एम पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है एक्स और वाई, मान लेते ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बिल्कुल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। m के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं मेरे बच्चों, m के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -5, ओके। चलो इक्वल्स टू, अब x1 प्लस x2 क्या होगा बच्चों, ये x1 मान लो, इसको x2 मान लो, तो x प्लस 0 बराबर x1 प्लस 0 बराबर x1 लिख सकता हूँ। चलो यहाँ लिख देता हूँ x1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर y1 क्या है 0, तो y1 मैंने मान लिया 0, y1 क्या है, y1 है, प्लस y2 क्या है 0 डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, ओके। चलो अब बताओ जल्दी से कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, 2 माइनस के 5 इक्वल्स टू x1 डिवाइडेड बाई 2 और y1 डिवाइडेड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो x कोऑर्डिनेट के बराबर कर दो सर, बिल्कुल कर देते हैं, x1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4, और y1 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 5, और ये तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 आ गया। तो हमारे क्या कोऑर्डिनेट आ गए हैं, x1 4 आ गया है, y1 माइनस के 10 आ गया। तो हमारे जो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, p पॉइंट क्या हो जाएगा 0 y1, 0 और y1 क्या है माइनस के 10, तो 0 और माइनस के 10 हो गया है। और q के अब क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों, q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे जो कि हो जाएंगे सर x1 क्या है हमारा, x1 4 है, और ये क्या है 0, तो ये 0 हो गए हैं। तो बिल्कुल यही आंसर होने वाला है, इसी तरीके से करेंगे। तो दिस इज हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आराम से हम कर लेंगे। एक डायग्राम बना दिया और छोटी मोटी कैलकुलेशन कर दी, दिस इज 2 मार्क्स, और ये तो फटाफट आप कर ही लोगे, ये तो समझाने में ऐसा लगा है हमारे को। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये जो कोई नंबर दे रखा है, मान लो ये कोई नंबर है, ठीक है,
इतना बड़ा नंबर दे रखा है, इज़ ए कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, ये बोल रहा है ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है ये बताना है। मतलब कुल मिलाकर के हमसे ये जानना चाह रहा है कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पता है क्या। चलो तो मैं बता देता हूँ, एक बार जल्दी से ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या अंतर होता है, ठीक है ना, जल्दी से। तो आप ये जान लें, कम ऑन फटाफट। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे बच्चों, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं केवल जिसमें दो चीज़ों का भाग जाता है, केवल या तो वन का जाता है या फिर उस नंबर का खुद का इटसेल्फ नंबर का जाता है, उसका खुद का भाग जाता है। यानी कि उसके कितने फैक्टर होते हैं, केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा उसके दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं केवल, ठीक है ना, उसके दो फैक्टर होते हैं। जबकि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसमें इन दोनों का भाग तो ज़्यादा ही है, वन का और उस खुद के नंबर का, और साथ साथ और अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, मोर देन टू फैक्टर हो, जिसके कितने फैक्टर हो, मोर देन टू। अगर तीन भी हुए तो वो क्या होगा मेरे बच्चों, एटलीस्ट तीन भी हुए तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बस आपको यही प्रूफ करना है, ये जो कोई नंबर है इसको तीन फैक्टर में लेकर के आना है अपने को, मतलब दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर में अगर प्रूफ कर देते हैं अपन तो हम कह देंगे कि ये कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो एक नंबर लिख लेते हैं, जो कुछ भी दे रखा है सब कुछ ईजी होता है, बस कंसेप्ट आपके पता होनी चाहिए। तो देखो 3 × 5 × 7 × 9 × 11, और उतारने में गलती मत करना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना, +11। कई बार उतारने में सवाल को गलती कर देते हैं अपन, फिर गलती हो जाती है। चलो इसको सॉल्व करो, मेरे को बताओ इसमें और इस टर्म में, दो टर्म है ना, तो दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है सर, 11 कॉमन आ रहा है, तो इसमें 11 कॉमन ले लो पहले। क्यों, क्योंकि इसको हम अंदर वाले को एक नंबर बनाना चाहेंगे। जब एक नंबर बना लेंगे तो फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। तो 3 × 5 × 7 × 9 प्लस क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 15 और 7 9 63, 63 और 15 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 63 × 15 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 5 × 15 का 5, 10 लगी 6 × 30 और 1 × 31 इंटू, मेरे साथ साथ जल्दी सॉल्व करो, 6। ऐसे तो फिर मैं भी नहीं सॉल्व करता, 3 और 1 4, 6 और 3 9, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे हो जाएगा 945। तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, तो 11 × 945 + 1। तो चलो ये बुड्ढा जो है, ओके चलो, तो 945 और एक क्या हो जाएगा 946, कितना हो गया मेरे बच्चों 946। यानी देखो दो फैक्टर तो हमारे आ गए। अगर हम अंदर वाले को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दें, क्योंकि ये कुछ तो क्या है 11 तो एक प्राइम फैक्टर है ही, इसको मल्टीप्लिकेशन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर है ये। अब इसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 946 के। तो चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 946 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे सर, 946 में किसका भाग जा रहा है सर, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है, 2 चौको 8, 2 7 14 और 2 7 14, 2 3 6 है ना, 473। अब देखते हैं कौन से प्राइम नंबर का जाएगा, 7 का जाएगा नहीं जाएगा। अब वो 7 के बाद आता है 11, तो 11 का देखते हैं, 11 का जा रहा है कि 11 × 44 और 3 33, 3 × 11 = 33, ठीक है 43। अब किसका जाएगा, डायरेक्ट 43 का ही जाएगा, 43 भी क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ओके। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए मेरे बच्चों, इसके बाद में फैक्टर आ गए सर 11 और 946 के क्या हैं सर, 2 है 946 का × 11 है, और सर कितना है 43 है। तो हम क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमारे को दे रखा था पूरा, उसके फैक्टर कितने हैं, ये वाले, ये सारे फैक्टर उसके हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये कितने हैं मेरे बच्चों, मोर देन कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर होने के कारण ये जो नंबर है एक कंपोजिट नंबर होगा, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे करके बताएंगे तो पूरे में से फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक n नंबर है जिसके क्या दे रखे हैं, ये इस तरीके से एक नंबर दे रखा है जहाँ पर n इज क्या है मेरे बच्चों, नेचुरल नंबर है, ठीक है। सभी जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, ओके। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन n, है ना। क्या बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरो इन n नंबर। अब ढंग से समझेंगे, मान लो ये एक कोई नंबर है, ये एक कोई नंबर है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एक नंबर n मिलेगा हमारे को, n नंबर मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करे बिना, मतलब कुल मिलाकर के इसको मल्टीप्लाई करे बिना आप ये बताओ कि अगर इसको मल्टीप्लाई करके कोई एक नंबर बनता है तो उसमें जो जीरोज़ आ रही हैं ना, मान लो उसमें कोई जीरोज़ आ रही हैं तो कितनी कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ आएंगी मल्टीप्लाई करने पर, बिना मल्टीप्लाई करे बताओ। तो देखो मान लो ये कहना चाह रहा है, और कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ का मतलब होता है, मान लो वो कोई नंबर 5 0 1 2 और 000 था, मान लो ये 000 नंबर था ये, तो उसमें कॉन्जिक्यूटिव मतलब लास्ट में कितने जीरोज़ आ रहे हैं उसके बाद में लगातार 1 2 3,
है ना, ये लगातार वाले जीरो ही कि उसको क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव जीरो कहते हैं, बीच वाले नहीं, ठीक है ना। तो ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। तो मल्टीप्लाई करे बिना ही आपको बताना है कि लास्ट में जो जीरोस आ रहे हैं वो कितने जीरोस होंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इस नंबर को अपन आराम से। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं और बताओ। तो चलो मैं बताता हूँ आपको बच्चों, ये नंबर मान लो हमने लिख लिया n इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7, ये हमारा नंबर है कोई भी। अब इसमें आपको बताऊँ, जब भी कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जीरो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जीरो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 का जो जोड़ा होता है ना, इसी से हमारे क्या बनता है बच्चों, लास्ट के जीरो बनते हैं। यही जो जोड़ा है ये क्या बनाता है, 10 मतलब एक लास्ट का जीरो बनाता है। तो अब क्या करोगे, जितने भी 2, देखो 2 और 5 को फाइंड आउट करो, यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको, हाँ। तो अब इनका जोड़ा बनाओ, देखो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है, तो इनका कॉमन क्या हो सकता है बच्चों, इनका कॉमन हो सकता है 2 की पावर 3, और मैं इसका जोड़ा बना लूँ 5 की पावर 3 के साथ में, तो हमारे साथ क्या बच जाएगा, बाकी बचा 3 की पावर 4, इनसे कोई जीरो नहीं बनता, ध्यान रखना। और 5 अकेला बचा, इससे भी कोई जीरो नहीं बनता है, इंटू 7। तो सबसे बड़ी बात सिर्फ ये थी कि इनको जोड़े के साथ में पुट कर लो, क्योंकि जितने जोड़े होंगे उतने जीरो होंगे। मान लो एक जोड़ा 2 की पावर 2 इंटू 5 का था तो एक जीरो होगा, और एक और जोड़ा होगा तो एक और 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कितने जोड़े हो गए हैं बच्चों, 2 इंटू 5 का होल क्यूब, तो हमारे पास 3 जोड़े हो गए हैं, है ना। और बाकी ये जो भी नंबर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, हमें इससे मतलब है। तो हम कहेंगे कि कितने जीरोज हो गए हैं सर, यहाँ पर 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। तो 1 5 और 2 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, क्यूब, और बाकी नंबर आ गए एज इट इज़ नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कितने जीरोज लाके देगा सर, हम बताएंगे 3 जीरोज लाके देगा, यानी 1 2 और 3, तो 3 जीरोज ला करके देगा ये। तो हम बिना किसी देर के बता देंगे कि यहाँ से हमें मिलने वाले हैं 3 जीरोज। ये ध्यान रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई नंबर दे रखा होगा तो उसको जोड़े में बना लो, 2 इंटू 5 का जोड़ा। तो हमने 2 इंटू 5 का जोड़ा बना लिया, 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर क्यूब कॉमन ले लिया, 5 की पावर 4 था, एक एक्स्ट्रा था उसको बाहर रख लिया। तो ये मिलकर के जीरोज बनाएंगे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये मिलकर के जीरोज बनाने वाले हैं इनका जोड़ा। तो कितना जीरोज बन जाएंगे बच्चों, 3, क्योंकि 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 जीरोज आने वाले हैं लास्ट में। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव लिख देना, 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज होंगे इन एन नंबर में, जो भी ये नंबर होगा बिना मल्टीप्लाई करे बता सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, मैंने इसको बस एक बार दोबारा देख लेना जिसको नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, अगर एक पॉइंट ए दे रखा है जहाँ से टेंजेंट खींचना है हमारे को इस सर्किल के ऊपर, वो ये है, तो विच इज़ प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्किल, ये 5 सेंटीमीटर से अवे है, ठीक है, और फ्रॉम द सर्किल सेंटर, है ना, हैज़ ए लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, और ये वाली जो है 4 सेंटीमीटर की लेंथ बता रखी है। फाइंड द रेडियस, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है यारो, देखो इसको रेडियस को फाइंड आउट करना है अपन को। अब एक बात बताओ, रेडियस को फाइंड आउट करना है, ये कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और हम ये इसको निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 90 डिग्री के बाद सामने वाली क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई, और बाकी का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये तो बहुत बार कर चुके हैं तो करने में भी अजीब सा लगता है सर। देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी यानी बेस का स्क्वायर प्लस कितना होता है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। लिख दो जल्दी से फटाफट, एच स्क्वायर क्या है मेरे बच्चों, 5 का स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी बेस मान लो इसमें से, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कुछ भी बेस मान लो, कुछ भी 25। अब 25 में से गए 4 चौक 16 गए, तो पी स्क्वायर कितना आ गया मेरे बच्चों, 9 आ गया। तो पी इक्वल टू कितना आ गया, √9, यानी कि कितना आ गया, 3। तो ये 3 मीटर जो भी है मेरे बच्चों, ये है आपका रेडियस। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, रेडियस। तो वेरी इजी क्वेश्चन था ये, तो इसको तो कर लोगे आप, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रखी है डायरेक्ट, और रेडियस फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं है। तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ओके तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन हमेशा केयरफुली पढ़ेंगे। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करनी है। इफ 2 ऑफ द इट्स वर्सेस दे रखी है, वर्टेक्स दे रखी है, एंड द सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन, यानी कि अब सेंट्रोइड आ गया। जब तक आपको सेंट्रोइड के बारे में नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। फटाफट एक ट्राइंगल बना लेते हैं जैसे जैसे कह रहा है, बस आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, एक सेंट्रोइड पता होना चाहिए। सेंट्रोइड क्या होता है मेरे बच्चों, यह एक ट्राइंगल बोल रहा है कोई सा भी, तो एक ट्राइंगल हम कोई से मान लेते हैं, ए बी और सी ट्राइंगल मान लिया है, ठीक है सर। एक ट्राइंगल मान लिया ABC, तो
और इसका जो सेंट्रोइड है वो क्या है मेरे बच्चों, मान लेते हैं इसका सेंट्रोइड। हमेशा सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं, और उसने बोला है ये ओरिजिन पर है। ओरिजिन पे है तो मतलब जी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0 और 0 कोऑर्डिनेट हो गए हैं, ठीक है ना। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड का मतलब होता है कि जो मीडियन होती है ना, मतलब जो ट्रायंगल की मीडियन जहाँ पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है, वही वो क्या कहलाता है मेरे बच्चों, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। तो ये एक सेंट्रोइड हो गया है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलो ठीक है, तो अब उसने बोला है हमारे को कि उसके थर्ड वर्टेक्स हमारे को फाइंड आउट करने। इफ़ 2 वर्टेक्स पता हो तो मान लो ए वर्टेक्स हमारे को पता है, तो ए वर्टेक्स क्या है मेरे बच्चों, -3 और 1 है। दूसरा वर्टेक्स क्या है, दूसरा वर्टेक्स है सर 0 और -2 है। और तीसरा वर्टेक्स हमारे को फाइंड आउट करना है x1 और y1 फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं। चलो, तो आपको बस एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं g 0 0। अगर तीनों वर्टेक्स हमारे को पता हो तो, यानी कैसे, तो मेरे बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो चलो अब फटाफट इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो 0 0 तो यहाँ हो गया है। आगे x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x1 तो ये मान लेते हैं, ये x1 माना है तो इसको x1 ही मान लो। तो ठीक है, x1 तो x1 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू -3, कितना आ गया बच्चों, -3। ओके, डिवाइडेड बाय कितना है 3, और यहाँ पर y1 क्या है, y1 निकालना है। तो y1 हो गया, y2 की वैल्यू -2 और y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना है 3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 0 और 0 हमारे पास है मौजूद, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आ जाओ, 0 और 0 आगे कर रहा हूँ, 0 0। अब बताओ कोऑर्डिनेट क्या बचे मेरे बच्चों, यहाँ पर x1 - 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, x1 - 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया y1 दो में से एक गया, -1, तो y1 - 1 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना है 3। ये बात ध्यान में रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो अब 0 को 0 से पुट कर दो, यानी x1 - 3 कितना आ गया, x1 - 3 डिवाइडेड बाय 3 = 0। तो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, x1 = 3। बिल्कुल सर, x1 = 3 आ गया है, और y1 = कितना आ जाएगा, y1 = अगर बराबर 0 तो y1 = क्या आ जाएगा 1। तो y1 = क्या आ गया है, 1 आ गया। तो यानी कि x1 और y1 पता चल चुके हैं, यानी हमारा थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, थर्ड वर्टेक्स हमारा हो जाएगा x1 यानी कि 3 और 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इसको लैंग्वेज में भी लिख देना कि देयरफॉर आवर थर्ड वर्टेक्स वुड बी 3 and 1। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, समझ में आ गया होगा। बस आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं ये वाला x एक्सिस और y एक्सिस, इस तरीके से निकालते हैं, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डाटा इफ मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 52। मतलब वो बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे को दे रखी है, ये दे रखी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। यदि हमारे को क्या दे रखा हो, उसने एक मीन दे रखा हो, मीन कितना है बच्चों 52 हमारे को मीन दे रखा है। कुल मिलाकर के हमारे को मीन फाइंड आउट करना है। ये एक टेबल दे रखी है जिसमें मीन फाइंड आउट करना है, और आपको मैंने बताया कि मीन हम कितने तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, हम किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक हमारे को स्पेसिफिकली नहीं कहा गया हो। मीन एक हम साधारण मीन निकालते हैं, वो हो गया। दूसरा हम अज्यूम्ड मीन निकाल सकते हैं, अज्यूम्ड वाला मीन निकाल सकते हैं। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम मीन निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा मीन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ, जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं बोला गया है तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से निकालना पसंद करता हूँ। एक तो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में वो दोनों मेथड इंक्लूडेड हैं एक तरीके से, है ना। और तीसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, स्टेप्स चाहे बढ़ जाती होंगी, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो इजी हो जाती है, बल्क में नहीं बनता है, आपकी गलतियां उन्हें कमी हो जाती है। तो चलो हम कैसे, मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ करना है ना। ये ध्यान देंगे सारे बच्चे। चलो मैं पीछे समझा देता हूं कैसे यूज़ करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को करेंगे। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। मान लो हमारे को मीन का फॉर्मूला प्राप्त पता है, क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, a + h × सिग्मा
सिग्मा मेरे बच्चों सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला मान लो याद है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ए क्या होता है बच्चों। ए होता है अज्यूम्ड मीन। क्या होता है सर? ये अज्यूम्ड मीन होता है। यहाँ से ध्यान देंगे, पीछ उल्टा चल रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं कि कैसे कैसे अपनी टेबल बनेगी। तो ए हमारा क्या होता है? अज्यूम्ड मीन होता है। सबसे पहले अज्यूम्ड मीन मानेंगे। अज्यूम्ड मीन किससे मानते हैं सर? अज्यूम्ड मीन मानते हैं किस में से सर? क्लास मार्क में से मानते हैं। ठीक है, और क्लास मार्क को हम क्या कहते हैं सर? एक्स आई कह देते हैं। चलो ठीक है, अब ये क्लास मार्क क्या बला है सर? क्लास मार्क ये बला है कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों? जब भी कोई टेबल दे रखी होती है तो उसमें जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है उनको जोड़ के, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ने के बाद, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देते हैं, तो उससे बनती है हमारी क्लास मार्क। और उस क्लास मार्क में जो मिड वाली वैल्यू होती है, ज़्यादातर हम कोई सी भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, उसमें से कोई भी एक हम मीन मान लेते हैं, उस मीन को कहते हैं अज्यूम्ड मीन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मेरे बच्चों यहाँ पर ए पता चल चुका है हमारे को। एच क्या होता है मेरे बच्चों? एच होता है क्लास की क्या साइज़ है। क्लास की साइज़ क्या है मेरे बच्चों? तो क्लास की साइज़ मतलब अपर लिमिट में से यदि लोअर लिमिट को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? क्लास की साइज़ आ जाती है। जैसे मान लो 10 से 20 का अंतराल है, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है? 20 और लोअर लिमिट क्या है? 10। तो 20 माइनस 10 यानी कि 10 क्या हो गया है? हमारा क्लास का साइज़ हो गया है। और 20 और 10 ये दे रखी है, तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा? क्लास मार्क हो जाएगा सर 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15 हमारा क्या हो जाएगा? क्लास मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लास मार्क निकलता है। इस तरीके से हमारा क्या निकलता है मेरे बच्चों? कहाँ गया? ये क्लास की साइज़ निकलती है। चलो ठीक है, अब बस सर ये क्या है फिर? यूआई क्या है? यूआई मेरे बच्चों, यूआई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? यूआई निकालने के लिए जो हमारा डेविएशन होता है उसके में अगर हम क्लास की हाइट का भाग दे दें, क्लास की साइज़ का भाग दे दें, तो हमारे पास यूआई निकल जाता है। और डी कैसे निकलता है फिर? डेविएशन कैसे निकलता है बच्चों? डेविएशन निकलता है यदि क्लास मार्क जो हमारे पास मौजूद है उसमें से हम अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दें तो डेविएशन निकलता है। ये ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो इस तरीके से हमारे को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से हम एक दूसरी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं, या आपको ऐसे पढ़ना होगा। तो चलो आओ टेबल बनाते हैं और करते हैं। यह आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा और सब्जेक्टिव में भी कहा जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या होने वाला है। तो चलो टेबल मेरे बच्चों लिख दो एक यहाँ पर क्या लिख देंगे? टेबल लिख देंगे सर 10 से 20, फिर क्या है 20 से 30, और क्या है 30 से 40 है सर। ओके, 40 से 50, और क्या है 50 से 60, और 60 से क्या है बच्चों 70, और 70 से क्या है 80, तो 70 से 80 हो गया। ओके ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे बच्चों? फ्रीक्वेंसी हमारे को दे रखी है, एफ आई हमारे को दे रखा है 5 3, कितना दे रखा है? 5 3 4 F2 6 एंड कितना है बच्चों? 13। अब अपन को क्या निकालना है? मैंने आपको पीछे बताया था। सबसे पहले हम क्या निकालना होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? एक्स आई। और एक्स आई कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। 30 और में डिवाइडेड बाय 2 करा तो कितना आ गया? 15 आ गया। और कितना? 30 और 2 50, 50 में 2 का भाग करा तो कितना आ गया मेरे बच्चों? 25। अब ध्यान देंगे, आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो गैप जो गैप आ रहा है वो सभी में बराबर आएगा। 15 और 10 25, 25 और 10 मेरे बच्चों 35, जल्दी लिख लेंगे 45 55। अब करने की जरूरत नहीं है, सेम ही आएगा 65 एंड 75। चलो एक्स आई निकल गया। अब मेरे बच्चों अब क्या करना है? अपन को अज्यूम्ड मीन मानना है ना, अज्यूम्ड मीन। तो चलो अज्यूम्ड मीन देखते हैं कौन सा होने वाला है। अज्यूम्ड मीन 2, ये देखो 7 है ना, तो नीचे से 3 छोड़ दो, नीचे से 3 छोड़ दिए, ऊपर के भी 3 छोड़ दिए, बीच का क्या बचा बच्चों? 45। तो 45 वाले को हम क्या मान लेते हैं? अज्यूम्ड मीन। तो ए बराबर कितना मान लेते हैं? 45। तो यहाँ लिख देता हूँ सर ए बराबर कितना आ गया है? 45। चलो ए बराबर 45 आ गया है। तो अगली क्या होगी? डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? डी इज इक्वल टू एक्स आई में से ए घटा दो, एक्स आई में से अज्यूम्ड मीन को घटा दो। घटाओ तो 15 में से 45 गए तो माइनस के 35 आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं सर 30 आएंगे, 30। ठीक है 30 आएंगे। 25 में से 45 गए तो माइनस के कितने आएंगे बच्चों? जल्दी बोलो। तो कितना आएंगे? 20 आएंगे, 20 आएंगे। ठीक है 35 में से 45 गए तो माइनस के कितने आएंगे? 10, और ये हो गया 0। यहाँ पर भी क्या आएंगे? 10, यहाँ हो गया 20, और यहाँ हो गया मेरे बच्चों 30। तो इसी तरीके से ये होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो एक्स आई डी आई आ गया। अब बच्चों यू आई निकालना है अपन को।
UI क्या होता है, UI होता है अगर D, जो ये D है अगर इसमें हम क्लास की साइज़ का भाग दे दें, H का भाग दे दें, तो चलो मेरे को बताओ H क्या होता है। H क्या होता है मेरे बच्चों, अगर 20 यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दे तो यानी कि 20 माइनस 10 इजिकल टू कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया है। कितना हो गया है, 10 हो गया। तो सब में कितने का, 10 का गैप है। अगर आप देख पाएंगे तो सब में 10 का गैप है। तो चलो तो फिर H का भाग यानी 10 का भाग लगा दो, यानी कि कितना आ जाएगा -3, ये कितना आ जाएगा -2 और ये कितना आ जाएगा -1। चलो ये कितना आ गया -1, ये कितना 0 और ये कितना आ जाएगा 10, मतलब ये 1, ये 2 और मेरे प्यारे बच्चों ये 3। अब अपन क्या निकालते हैं बच्चों, FI/UI, सिग्मा FI/UI निकालना है ना, तो हमें क्या निकालना है, आखिरी टेबल क्या होगी, सिग्मा FI/UI, सिग्मा FI/UI होगा, यानी कि FI में UI को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 15 माइनस के कितने आ गए बच्चों, 15, 3 दूनी 6 माइनस के 6, 4 एकम 4 माइनस के 4, F0 मतलब क्या हो गया है 0। तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 13 तिया 39, ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया है सर। चलो अब सिग्मा, अब अपन को क्या निकालना होता है अगर आपको ध्यान हो तो सर, सिग्मा FI/UI निकालनी है। तो सिग्मा FI/UI कितनी हो जाएगी, 39 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो 40 में 11 जोड़ो तो 51 तो 53, तो प्लस के तो कितने हो गए बच्चों 53। चलो अब माइनस के जोड़ो, 6 और 4 10 और 25, माइनस के कितने हो गए बच्चों 25 हो गए। अब बताओ कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 3 28, 28 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। प्लस के कितना आ गया 28, तो सिग्मा FI/UI कितना हो गया है 28 हो गया है। और सिग्मा FI कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ सिग्मा FI। अभी एक बार सिग्मा FI लिख देते हैं यहाँ पर। चलो सिग्मा FI देखते हैं, सिग्मा FI, चलो सिग्मा FI बताओ जी साहब। ओके चलो देखो नापो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 14 और 6 20, 20 और 13 20 और 13 33, 33 प्लस F तो कितना हो गया 33 प्लस F, ये हमारा क्या हो गया सिग्मा FI हो गया। अब आई थिंक सभी चीज़ें अपन को पता होगी, फॉर्मूला लगाओ सर। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू A प्लस H इंटू सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना हो गया बच्चों, सिग्मा FI। ओके यही है फॉर्मूला। तो चलो फॉर्मूले में पुट करो, ए क्या है हमारा, ए हमारा है 45, ठीक है 45 है, प्लस H कितना है बच्चों, H 10 है, और यहाँ पर कितना है 280 है। ओके तो ये 28 है हमारा, सिग्मा FI/UI 28 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा FI कितना है 33 प्लस F है, 33 प्लस F है। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके देख लो फॉर्मूला भी क्या है हमारा, फॉर्मूला भी देख लो चाहो तो, यही है ना फॉर्मूला, चलो यही है A प्लस H इंटू FI/UI। ओके आगे बढ़ते हैं, और हमारे को x बार कितना दे रखा है बच्चों, 52 दे रखा है x बार। चलो तो मैं ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, आगे बढ़ाते हैं। 52 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 52 इक्वल्स टू 45 हमारे को दे रखा है, 45 प्लस, और यहाँ पर ये मैं 280 कर देता हूँ, 280 डिवाइडेड बाय 33 प्लस F होने वाला है। अगर 52 में से 45 गया तो कितना आ गया मेरे बच्चों, 7 आ गया, 7 इक्वल्स टू कितना हो गया 280 डिवाइडेड बाय 33 प्लस F। आगे बढ़ते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 33 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 21 कहेगा चलेगी 2, 7 से 21 और 2 21 और 2 कितना होता है बच्चों 23, 231। तो चलो हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 231 प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, ठीक है। चलो 49 आ गया, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से 7 गया, 7 से 49, यानी कि 7 F क्या आ गया हमारा, 7 आ गया है आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बिल्कुल इस तरीके से ये आपको करना है, ये तो समझाने में टाइम लगा है, नहीं तो अगर आप ये टेबल बनाने में, और कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है इसमें, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, आपने देखा होगा बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है। तो यही आदत बनाएं, कोशिश करें कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही यूज़ करें, बाकी सिंपल मेथड आपको आता ही होगा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बता दिया है ना, क्योंकि ये मेथड आना आपको ज़रूरी है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके कम ऑन फटाफट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को कह रहा है, इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। ये जो नंबर हैं, इतने सारे नंबर हैं, अगर इसमें से हम किसी एक नंबर को अगर हम चूज कर लें रैंडमली, है ना,
देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2। ठीक है, ए नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। तो हमारे नंबर दे रखे हैं, मान लो हमारे नंबर हैं मेरे बच्चों -2, -1, 0, 1 एंड 2 हमारे को ये नंबर दे रखे हैं। और ये नंबर क्या है मेरे बच्चों, x कोई नंबर है, इसमें से चूज़ किया जाता है। तो बोलता है एक्स स्क्वायर 2 से लेस देन हो तो चलो इसको एक्स स्क्वायर करके देखते हैं इन सबका। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 दूनी 4, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो चलो अब ये हमारे को बोल रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 हो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बताओ इसमें एक्स स्क्वायर लेस देन 2, 2 से छोटी कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 2 से छोटी संख्याएं हैं 1, 2 और मेरे प्यारे बच्चों 3। ये 3 छोटी एक्स से छोटी एक्स स्क्वायर 2 से छोटी संख्याएं 3 हमारे काम की है। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चों, फेवरेबल कंडीशन जो हमारे काम की हो वो लेनी है, डिवाइडेड बाय कि कितनों में से ले रहे हैं, टोटल में से ले रहे हैं, यानी कि टोटल आउटकम होता है नीचे, टोटल आउटकम बस इतना सा होता है। तो आपको टोटल आउटकम पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या चूज़ करने की, एक्स स्क्वायर लेस देन 2। तो हम कितने नंबर हमारे काम के हैं सर, 3 नंबर काम के हैं, तो ऊपर 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल 5 में से तो 3/5। तो ये हमारा आंसर होने वाला है, 3/5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, आराम से कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो केयरफुली मेरे साथ सॉल्व करेंगे और हर एक स्टेप को ढंग से देखना कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और ऐसी स्टेप होगी तो कैसे होगी, वरना रटते रह जाओगे। नीचे बिल्कुल अलर्ट हो जाओ और बिल्कुल मेरे साथ एक बार सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो इसके नाम के आगे तो एक बार स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अब आप सुनो कैसे सॉल्व करना है। बोला है कि p एक कोई नंबर दे रखा है, उसको अगर वो प्राइम नंबर है, p अगर एक प्राइम नंबर है तो प्रूफ करके बताओ कि रूट p जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हज़ारों बार बोल रखा है कि आपको इरेशनल नंबर अगर वो कुछ भी प्रूफ करने के लिए बोलता है तो उसका उल्टा मान लो। उल्टा मतलब यहाँ पर रूट p को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के कह रहा है, तो आप क्या करोगे, रूट p को क्या मान लोगे कि सपोज रूट p क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है, हमने ऐसा मान लिया है। चलो तो हमने ऐसा मान लिया रूट पी एक रैशनल नंबर है। अगर रूट पी एक रैशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि रूट पी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ना, वैसे ही। क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं बोला, क्योंकि पी यहाँ पर पहले से दे रखा है, तो इसलिए ए बाई बी बोल लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पी बाई क्यू बोलो या ए बाई क्यू बोलो। अब कंडीशन क्या हो जाती है बच्चों, अगर ये रैशनल नंबर है और ए बाई बी की फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो, एक को प्राइम नंबर हो। कैसे हो, एक को प्राइम नंबर हो, यानी कि जिसका क्या हो बच्चों, एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ मात्र 1 हो, है ना, और क्या हो, b इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन होती है। चलो सर ये मान लिया। अब मेरे को बताओ कि ये कंडीशन दे रखी है कि जो रूट पी तभी रेशनल होगा, रूट पी तभी रेशनल होगा जब ए और बी कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, जिसका फैक्टर केवल 1 ही होगा, जिसका फैक्टर केवल 1 ही होगा, और कोई फैक्टर हुआ तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये कंडीशन है। चलो ठीक है, तो ऐसा ही हम करने वाले हैं, इसको प्रूफ करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर नहीं बल्कि एक इरेशनल नंबर है। चलो अब एक काम करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा रूट पी इंटू बी इक्वल्स टू ए। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, पी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। और ये कितना हो गया मेरे बच्चों, ये 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, 1 हो गई है। बिल्कुल सर ये 1 हो गई है। अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। तो एक बात बताओ, इस नंबर को एक बार गौर से देखो और बताओ क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ए का एक फैक्टर पी भी होगा, यानी कि ए को डिवाइड करेगा पी और बी दोनों डिवाइड करेंगे। हम कह सकते हैं कि पी डिवाइड करेगा ए को। इतना मानते हो ना, हाँ सर पी भी डिवाइड करेगा ए को, क्योंकि पी क्या है, एक फैक्टर नजर आ रहा है ए का। तो हम कह सकते हैं कि पी डिवाइड ए,
नहीं, यहाँ पर स्क्वायर किया ना तो p डिवाइड a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा और अगर p क्या है, प्राइम नंबर है, तो p अगर प्राइम नंबर होगा तो हम कह सकते हैं थ्योरम से कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p आल्सो डिवाइड मेरे बच्चों, p आल्सो डिवाइड a, ये मानते हो, p आल्सो डिवाइड a। चलो ठीक है, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ कि तो फिर a का एक फैक्टर क्या हो गया है, a का एक फैक्टर p हो गया है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एक जो नंबर होगा अगर उसका फैक्टर p है तो उसे हम p इंटू सी यानी कोई भी एक नंबर, यानी मान लो 21 नंबर है और 21 नंबर का एक फैक्टर है 7, तो क्या यहाँ 7 और कुछ समथिंग लिख सकते हैं, वही समथिंग जो है वो क्या होगा 3, यानी 7 या 21 होना चाहिए था, वही मैंने यहाँ लिखा है। तो हाँ, इस तरीके से लिख सकते हैं सर, तो चलो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक काम करो, यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलो पुट करते हैं, तो फिर ये हो जाएगा pb स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पुट कर दो pc का स्क्वायर मतलब हो जाएगा p स्क्वायर और c स्क्वायर। तो यहाँ पर काट देंगे, p से क्या कट गया है p, तो हम लिख सकते हैं सर, तो हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू सी स्क्वायर। तो इस नंबर को भी देख के ऐसे पता लग रहा है आपको कि b स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर p होगा और एक फैक्टर c स्क्वायर होगा। तो हम आगे कह सकते हैं इस तरीके से, तो सर हम आगे कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो हम आगे कह सकते हैं कि b स्क्वायर के फैक्टर एक तो p होगा और एक c स्क्वायर होगा, यानी कि p वापस से डिविजिबल, यानी कि p डिवाइड करेगा किसको मेरे बच्चों, p डिवाइड करेगा, p आराम से डिवाइड करेगा b स्क्वायर को। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर p क्या है, प्राइम नंबर है, तो p एक प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि p आल्सो डिवाइड मेरे बच्चा, p आल्सो डिवाइड किसको, p आल्सो डिवाइड b। तो हम कह सकते हैं कि b का एक फैक्टर क्या हो गया, b का एक फैक्टर हो गया है b, यही कह सकते हैं ना, b का एक फैक्टर क्या हो गया है p। तो अब हम यहाँ से अब देखो हमारा कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी बच्चों कि रूट भी इक्वल टू a बाई बी होगा, तो ये को प्राइम फैक्टर होना चाहिए जिसका फैक्टर केवल क्या होगा, HCF एक फैक्टर होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा, वो है 1। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर P भी डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है मेरे बच्चों B को, और यहाँ पर भी P डिवाइड कर रहा है A को, जबकि केवल 1 करना चाहिए था। तो हम ये कहेंगे कि ये चीज़ आनी नहीं चाहिए थी, ऐसा पॉसिबल होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया है। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि हमने जो माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि रूट P जो है मेरे बच्चों वो रैशनल ना होकर के इर्रेशनल होगा। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, हैंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करते रहो, आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, देखते हैं। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को है एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हमारे को फाइंड आउट करने हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है। तो चलो मेरे से पहले सॉल्व करके बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से, मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके साथ साथ। तो लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ माइनस के x, और कितना आ जाएगा माइनस के 2√2x, माइनस के आ जाएगा 2√2x और प्लस के √2, और जीरोस निकालना है तो इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। तो चलो अब एक बात बताओ, कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पर, सर यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस के 1। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सर इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस, और क्या कॉमन आ रहा है सर √2, और क्या आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 2x और माइनस का कितना आ जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 0। अब इसमें से कॉमन लेकर के बताओ, बिल्कुल कॉमन ले लिया है, 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया है, तो अंदर की दूसरी जगह क्या बच गया है, x माइनस के √2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, सर 2x माइनस 1 अगर 0 के इक्वल पुट होगा तो x इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और अगर ये वाली चीज़ x 0 के इक्वल पुट होगी तो x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √2। तो हमारे दो रूट मिल चुके हैं, दो रूट कितने हैं 1/2 और √2, ये दो हमारे पॉलिनोमियल के क्या हैं जीरोज़ हैं। तो हमारे जीरोज़ हमारे को मिल चुके हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सॉल्व करना ज़रूरी है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये क्वेश्चन हमारे को दे रखी हो तो इसको सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसी की प्रैक्टिस हमारे को करनी है ताकि एग्जाम में गलत ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो और हमारी स्पीड भी बढ़ जाए। तो मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कहाँ पर ये गलतियाँ हुई हैं आपसे, अगर हुई है तो, और नहीं तो कमेंट बॉक्स से करके आंसर भी पुट करो, जल्दी से करो फटाफट। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आपसे पहले 1/x-2 प्लस 2/x-1 और इक्वेश टू कितना आ गया बच्चों 6/x। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, और अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया है हमने x-2 और ले लिया है x-1 ले लिया है। x-2 से x-2 गया तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x-1 प्लस के x-1 से x- गया तो x-2। तो x-2 का मतलब हो गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2x माइनस के 4 लिख सकता हूँ इक्वल टू 6/x। चलो आगे मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। ओके कम ऑन। अब यहाँ पर 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस कितना, माइनस के कितने हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x इधर मल्टीप्लाई होगा तो x को मल्टीप्लाई कर दूँ, चलो x को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 6, और यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x-2 इंटू x-1। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 3x² माइनस के 5x इक्वल्स टू, है ना 6 यहाँ पर लिख देता हूँ और बाकी अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि x को x² आ गया है, माइनस के कितना हो गया बच्चों x, और माइनस के कितना हो गया 2x, और माइनस कितना हो गया प्लस का 2, ये हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3x² माइनस के 5x, आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो माइनस प्लस की गलती हो सकती है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको भी समझ में नहीं आएगा इसलिए। तो 1-2 स्टेप ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी माइनस प्लस गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 6x² माइनस के 6x माइनस के 12x और प्लस के 12, ये हो जाएगा। चलो अब एक काम करो, x² को x² की जगह लिख दो। तो बच्चों बताओ कि 6x² में से 3x² गया तो कितना बच जाएगा सर, 3x² बच जाएगा, ठीक है ना। -6x यहाँ दे रखा है, 12x यहाँ दे रखा है, ये कितने हो गए मेरे बच्चों माइनस के 18x। अगर ये उधर जाएगा तो प्लस के कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, ये कितना हो गया है माइनस के 13x बचेगा सर। ओके अब बचा क्या है हमारे पास, एक टर्म बची है जो कि ये है 12, तो प्लस के कितना हो गया है 12 हो गया है इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया है 0, इक्वल्स टू कितना आ गया है 0। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, एक मिडिल स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या कह रही है। सर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × 36 यानी कि 36 आता है। अगर 36 को ऐसे तोड़ना है कि 13 आ जाए, जोड़ने पर 13 आ जाए, तो बच्चों कैसे तोड़ेंगे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस है और माइनस प्लस, यानी कि माइनस और माइनस यानी जुड़ने पर माइनस हो तो तभी आ सकता है यहाँ पर प्लस। तो चलो ये क्या कह सकता है बच्चों 9 और 4 यानी कि ये दोनों माइनस के होंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो 9 और 4 फैक्टर होंगे इसके, मानते हो, और 9 चौक 36 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर प्लस का। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। 3x² माइनस के यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 9x, और माइनस के कितना आ गया है 4x प्लस के 12 इक्वल्स टू 0, आंसर 0 आ गया है। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ तो बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर, 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ अंदर क्या आ जाएगा x माइनस के 3, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, माइनस का कितना कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या आ रहा है x माइनस के 3 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 0। ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर x माइनस के 3 कॉमन लेंगे, x माइनस के 3 हमने कॉमन ले लिया है, और उसके बाद में अंदर बचा है 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x माइनस 3 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू आ गया है बच्चों 3, और 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा x इक्वल टू 4/3। तो हमारी x की वैल्यू क्या क्या आ गई है बच्चों, हमारी x की वैल्यू आ गई है सर, x की वैल्यू आ गई है, एक आ गई है 3 और एक आ गई है 4/3। ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती थी, किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो बताओ, जल्दी से कमेंट करो। हाँ शानदार कमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ओके कम ऑन।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी है। आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है कि कैसे कैसे स्टेप करनी है आपको, ठीक है ना। चलो देखते हैं। इन द फिगर, एक फिगर दे रखा है, उसमें एक ओ पॉइंट है जो कि क्या है, सेंटर ऑफ ए सर्किल। ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, ओके। पी क्यू इज ए कॉर्ड, ये बात बता रहा है कि पी क्यू एक चीज़ दे रखी है जो कि क्या, कॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। द टेंजेंट पी आर एट पी, ये बता रहा है पी आर भी क्या है, एक टेंजेंट है पी पर। तो पी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है, मतलब ये कहना चाहता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये। चलो ठीक है। और ये जो टेंजेंट है वो एक एंगल बना रहा है 50 डिग्री, किसके साथ में, कॉर्ड के साथ में बना रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन डिटरमाइन, क्या करना है, पी ओ क्यू। बच्चों पी ओ क्यू डिटरमाइन करना है, यानी कि ये डिटरमाइन करना है। अगर ये डिटरमाइन करना है तो इसको मान लेते हैं थीटा। अब देखो, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमारे को ये कह रखा है कि एक सेंटर दे रखा है कि ओ एक सेंटर है सर्किल पर। तो इस सेंटर से आप क्या पता लगा सकते हो कि इस सेंटर से अगर हमारी सरकमफ्रेंस तक कोई चीज़ जा रही है ना, तो ये कितना होगा बच्चों, ये रेडियस होगा या नहीं होगा। तो हमारा ये रेडियस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये भी क्या होगी, एक रेडियस होगी। चलो ये वाली चीज़ खत्म हो गई, इस इन्फॉर्मेशन से, सेंटर की इन्फॉर्मेशन से रेडियस मिल गई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि पी क्यू एक कॉर्ड है, चलो पी क्यू कॉर्ड मिल गई। फिर बोल रहा है टेंजेंट है पी आर। अगर पी आर एक टेंजेंट है तो यहाँ टेंजेंट की क्या चीज़ हमने पढ़ रखी है, प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ रखी है, अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस दे रखी है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस से कितना बनाएगा एंगल, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस से कितना बनाएगा बच्चों, हमने कितनी बार पढ़ रखा है, बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो बताओ, अगर ये 50 डिग्री है, अगर ये 50 डिग्री है तो 90 में से 50 डिग्री गए तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, ओ पी क्यू सर हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक बात बताओ कि ये जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू में एक चीज़ नज़र आ रही है कि दो साइड्स इक्वल नज़र आ रही है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो दोनों रेडियस होने के कारण, दोनों सेम होने के कारण आइसोलेस ट्रायंगल हो गया है ये। तो उसके कारण क्या हो गया बच्चों, इनके एंगल भी सेम होंगे। तो देखो इस आर के सामने वाला 40 डिग्री है, तो इस आर के सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 40 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें एक ट्रायंगल के दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, यानी तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से बेटो ये 40 और 40 गए, यानी 80 डिग्री एंगल गया, तो कितना बच जाएगा बच्चों, 100 डिग्री बच जाएगा। तो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 100 डिग्री, यानी कि एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो बोलो नीचे बच्चों कि इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको ये एंगल फाइंड आउट करना था और आपको दो साइड्स के एंगल बराबर पुट करने थे, ठीक है ना। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके कमान। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको केयरफुली समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, अगर उस क्वेश्चन को आप लाइन बाय लाइन पढ़ लो और समझ लो तो ये मान लो 70% आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बाद में कैलकुलेशन बचती है। तो क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली समझेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि द डायग्राम शोज ए राउंड अबाउट द जंक्शन ऑफ 4 रोड ऑफ इक्वल लेंथ। बोल रहा है कि ये इक्वल लेंथ की कोई रोड्स हैं, इनका जंक्शन ये दे रखा है राउंड में, ठीक है ना, एक जंक्शन दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 14 मीटर। मतलब ये कह रहा है कि बीच में एक सर्किल है, यहाँ पर ये सर्किल है मेरे बच्चों, ये वाला पूरा सर्किल है, ये क्या है, एक सेंट्रल पार्क है, ये क्या है, एक सेंट्रल पार्क है, ओके ठीक है। इसका रेडियस क्या है, रेडियस हमारे को स्मॉल r इज इक्वल टू 14 मीटर दे रखा है, मतलब एक स्मॉल सर्किल का रेडियस 14 मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये लाइन भी कंप्लीट। अब बोलता है द कर्व्स BC, कर्व्स मतलब ये BC की बात कर रहा है, ठीक है, ये BC और फिर DE, ये DE हो गया, और बोलो FG हो गया, ये हो गया, और HA कहाँ है, HA ये रहा, HA भी हो गया, ये हो गया कर्व्स। तो कर्व्स के बारे में क्या बोल रहा है कि आर इन द फॉर्म ऑफ आर्क, ये एक तरीके की आर्क है, ये क्या है, आर्क ही है, और डेट लाइज ऑन ए सर्किल विथ सेंटर ओ, इसका भी सेंटर ओ क्या है, सेंटर ओ ही है। दो सर्किल बने हुए हैं, बड़ा और छोटा, एक सेंटर पे ही, एंड रेडियस 21 मीटर। यानी इस बड़े वाले सर्किल की बात चल रही है कि इस बड़े वाले सर्किल की ये आर्क हैं जो हमने लगाई हैं अभी कर्व्स, यानी कि आर्क है, और इनका सेंटर क्या है, ओ। तो इस बड़े वाले सर्किल का रेडियस क्या है, r इज इक्वल टू 21 मीटर। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कई बार क्या कैलकुलेशन में हम उस वाले की r
इस वाले में पुट कर देते हैं, इसलिए ध्यान देंगे कि बड़े वाले सर्किल की आर मैंने लिख दिया 21 मीटर है, ठीक है। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय, यानी कि जितने भी आर्क है ना, ये जो आर्क है ये अपने जो बड़ा वाला सर्किल है ना उस पर कुछ एंगल बनाते हैं। वो एंगल हमारे को दे रखे हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री हमारे को ये एंगल दे रखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से एक बार, तो ये मैंने हटा दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्राम आपको समझ में आ गया, तो आप एक बात बताओ कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व्स। ये जो जितनी भी कर्व्स थी उनकी टोटल लेंथ बतानी है। मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना सर ये चाहता है कि आप इस BC यानी जो आर्क है, ये जो BC आर्क है और ये DE आर्क है, ये GF आर्क है और HA आर्क है, इनकी टोटल लेंथ बताओ। तो चलो, यानी कि ये बोल रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ कर्व्स, टोटल लेंथ ऑफ कर्व्स क्या हो जाएंगी मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ क्या हो जाएंगी। हम यानी कि BC को जोड़ दें, यस सर BC को जोड़ दो, और आप एक काम करो, किसको जोड़ दो, DE क्या है, DE को जोड़ दो, DE जोड़ दो प्लस GF जोड़ दो, GF जोड़ दो प्लस क्या जोड़ दो, HA जोड़ दो। ये निकालना है अपने को। और आप सबको पता है ये क्या है, ये क्या है, एक तरीके से BC क्या है, ये एक आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क है। और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 360 डिग्री इंटू कितना आएगा मेरे बच्चों, इंटू 2 पाई आर आएगा कि नहीं आएगा, ओके आएगा। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट मैं कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पर मैं यहाँ पर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, थीटा 1 360 डिग्री इंटू क्या लिख देते हैं 2 पाई आर तो सभी में सेम रहेगी क्योंकि सर्किल क्या है, सेम है। चलो फिर प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, थीटा 2 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। मतलब ये चीज़ तो सब में सेम आएगी ना, देखो 360 डिग्री 2 पाई और आर ये तो सब में सेम है, केवल थीटा 1 ही तो हमारा अलग अलग है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इनकी जगह पर। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ, तो टाइम नहीं लगेगा। तो हम कॉमन ले सकते हैं ना इसमें, क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कॉमन लेंगे। सर इसमें सब में कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर क्योंकि सेम रेडियस है, तो 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री तो कॉमन आ जाएगा। केवल और केवल अंदर क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 आएगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे सारे बच्चे, बस इतना इजी है, थीटा 4 आएगा। इनकी वैल्यू हमारे को पता ही है, क्या वैल्यू दे रखी है जल्दी बताओ, है ना। तो हमारे को 2 इंटू 22/7 कर दूँ, यस सर 22/7 कर दो, इंटू आर कितना है मेरे बच्चों, आर बड़ा वाला आर लेना है, बड़ा वाला आर मतलब ये वाला 21 M का, 21 इंटू 21 इंटू 1/360 डिग्री, 1/360 डिग्री इंटू, अभी बताओ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 कितने हो जाएंगे, यानी कि ये बता दूं थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 कितने हो जाएंगे, 60 प्लस 45 प्लस 90। तो ये जोड़ करके बताओ जल्दी कितने हो गए बच्चों, 90 और 90 180 और 60 कितना हो गया, 240 डिग्री, यानी कि क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सर आ गया पक्का। चलो अब इसको काटापीटी करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, 7 कम 7 7 3 जा 21, फिर 3 से काट देते हैं, 3 कम जा 3 3 कम 3 3 दूनी 6 और 120, ये 120 आ गया। अब 120 कम 120 दूनी 240, तो ऊपर 240 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताओ। 22 दूनी 44, 44 और 2 कितना हो गया बच्चों, 88 88 क्या है, मीटर में है, किस में है बच्चों, ये हमारी मीटर में ही आंसर आएगा क्योंकि रेडियस हमारी मीटर में है। तो 88 मीटर, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द कर्व कितना आ गया है, 88 मीटर। आई होप कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट मैं इसको डिलीट करके यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है ना थोड़ी सी, इसलिए। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया, और मेरे से पहले सॉल्व करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। तो बच्चों पहला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर होगा, आप भी मेरे सामने सॉल्व करो। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रोड।
सर्कुलर रोड सराउंडेड द सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क ये है और सेंट्रल पार्क के सराउंडेड जो भी रोड बोल रहा है उसका एरिया निकालना है। वो कौन सी रोड है, ये बड़े वाले सर्किल जो है इसके चारों तरफ कौन सी रोड हो जाएगी, ये वाली सर्किल की रोड, ये पूरे सर्किल की रोड, ये रिंग रोड की बात कर रहा है इसकी, ये पूरी पूरी, ठीक है, इस सेंट्रल पार्क के चारों ओर जो भी है। तो एक बात बताओ कि इसको कैसे निकालेंगे, बड़ा सर्किल जो है उसमें से अगर छोटे सर्किल को माइनस कर देंगे तो ये बीच वाली चीज़ निकल के आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, जल्दी से लिख के बताओ फटाफट फटाफट। सर ये हो जाएगा एरिया ऑफ द सराउंडेड रोड, एरिया ऑफ द सराउंडेड एरिया ऑफ द सर्कुलर रोड, है ना, क्या होगी, अगर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। पाई कॉमन आ गया मेरे बच्चों, आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बड़े वाले का 21 का स्क्वायर, बच्चों 21 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर छोटा वाला कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर रख दिया। चलो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो पाई की जगह क्या लिख देंगे 22/7, 22/7 रख दिया इनटू, अब एक काम करते हैं इसको a प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 21 + 14 इंटू 21 माइनस 14, तो कैलकुलेशन इजी हो गई ना। देखो अब ये हो गया कितना 20 और 30, 30 और 5 35, तो ये हो गया 35 मेरे बच्चों, ठीक है ना। और ये कितना हो गया 21 में से 14 गए तो 21 में से 14 गए तो बच्चों 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो गया, 7 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सर 7 हो गया। तो एक काम करो 7 से 7 कैंसिल कर दो, बचा 35 × 22, 35 × 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 × 22 करके देख लो, वही आंसर होगा 5 दूनी 10 का 0 आंसर लेगी 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो ऐसे ये हो जाएगा 7 70 0 7, तो बच्चों 770 आ गया मेरा आंसर। क्या यही आंसर आ रहा है बताना मुझे कमेंट बॉक्स से। 770 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, तो सराउंडेड सर्किल का आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ कैलकुलेशन इजी थी ना, बस क्वेश्चन समझना जरूरी था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या होता है देखते हैं। ओके तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम निकालेंगे मीडियन, मीडियन निकालेंगे, और मीडियन निकालने में तो बड़ा मज़ा आता है, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता देता हूँ, ये हमारा इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान देंगे ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, है ना। मीडियन देखते ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो इसके आगे, तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया मेरे बच्चों, 8 और 6 कितना हो गया बच्चों 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 और 25, 25 और 2 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35, तो ये दोनों सेम आ गए, तो यानी हमने सही किया है। और आपको बता देता हूँ जो ये जो फ्रीक्वेंसी का पूरा योग होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, n बोलते हैं, तो n = कितना आ गया 35 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला एक स्टेप होता है मीडियन फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला लिखो ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या क्या निकालना है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों लोअर लिमिट प्लस, क्या होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट है ना h। चलो अब हमें L पता करना है। L पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मीडियन क्लास पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मीडियन क्लास पता होनी चाहिए। और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, आप देखो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मुझे पता लग गया कि मीडियन क्लास निकालनी है। तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों n/2 की वैल्यू। n की वैल्यू कितना है 35, तो हमें पता है सर n/2 की वैल्यू हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो जाएगी 17.5, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 17.5 है, अब ये देखो कि पूरे हमारे 17.5 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होगी, वही इंटरवल हम चूज करेंगे मीडियन क्लास के लिए। तो 17.5 से ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, 14 से ऊपर 20 है, तो 14 से ऊपर 20 है, तो हमारी जो मीडियन क्लास के लिए जो फ्रीक्वेंसी चूज़ करी है CF वाली रो पकड़ेंगे हम, यानी कि 17.5 से ऊपर 20 है, तो 20 है तो इसके सामने वाली जो पूरी रो है ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन क्लास हो गई साहब, ठीक है ओके। अगर ये मीडियन क्लास हो गई है तो बच्चों ये इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें पता चल चुकी है, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी 40, यानी कि सबसे लोअर वाली 40 हो गई है। चलो और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 6, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी f, यानी कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। लोअर लिमिट हमें पता चल चुकी है क्योंकि मीडियन क्लास पता चल चुका है।
तो ये पता चल गई, ये पता चल गई। हाइट बताओ बच्चों, हाइट हो जाएगी, अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे तो हाइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर? हाइट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 50 - 40, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 10। तो 10 भी हाइट हो गई, ये भी पता चल गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर क्या लेते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं जो मीडियन क्लास हमने चूज़ करी है, यानी कि ये जो मीडियन क्लास हमने चूज़ किया है इससे ऊपर वाली है ना, प्रीसीडिंग वाली, यानी इससे ऊपर वाली क्या है बच्चों 14। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 आ गई। n/2 हमें पता ही है बच्चों, n/2 भी पता ही है, n/2 कितना होगा 17.5। अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई है, बस फॉर्मूले में पुट करनी है तो हमारा मीडियन आ जाएगा। इससे ईजी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलो तो। एल कितना है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? एल कहाँ है? ये रहा 40, तो 40 प्लस n/2 कितना है? n/2 17.5 माइनस CF क्या है? CF 14 डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों फ्रीक्वेंसी F मतलब 6 और H मतलब H कहाँ है? हाइट इज इक्वल टू हो गया मेरे बच्चों 10, तो हाइट इज इक्वल टू हो गया 10। चलो इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 40 प्लस, और ये हो जाएगा 3.5, 17 में से 14 गए तो 3.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10। ओके कम ऑन, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 6 को अगर हम लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, तो 35 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया बच्चों 6 चौक 24, 240 प्लस 35, 240 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 240 और 35 हो गया 275, 275 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है, अब 6 चौक 24 बचा 3 35 और 6 पंजे 30 पॉइंट 5 बचा 50, तो 8 छिंग 48, तो 45.8 के करीब इसका आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। आप सॉल्व कर लेना, 45.8 के करीब इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसकी वैल्यू आप निकालो और कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्या कहता है वो क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। बड़ा धांसू क्वेश्चन है, आपके सारे कंसेप्ट हिल जाएंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आप करके जाओगे तो प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट आपको एकदम सही हो जाएंगे, है ना। फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी में रुकेगा नहीं। तो चलो इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 2 कस्टमर हैं जो कि विजिट करते हैं एक पर्टिकुलर शॉप को इन द सेम वीक, है ना, सेम वीक में, मंडे से और सैटरडे के बीच में, और ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज एन अनदर। मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब विजिट करने की, दुकान को विजिट करने की एकदम सेम है इनकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ विल विजिट द शॉप। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो या तो सेम डे को विजिट हो जाए दोनों के दोनों, या डिफरेंट डे को विजिट हो जाए, या कॉन्जिक्यूटिव डेज में विजिट हो। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो हमें आता है सिर्फ वहीं से शुरुआत करेंगे। देखो शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो क्या है, हमारा फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है बच्चों? कोई भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, है ना, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होता है? टोटल आउटकम। जो भी इवेंट है उसके टोटल आउटकम क्या होंगे वो है, और फेवरेबल आउटकम क्या है। तो सबसे पहला काम अपन करते हैं कि हम टोटल आउटकम निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल आउटकम सबसे ज़रूरी है। पहले टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं पॉसिबल, टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं किसी भी इवेंट के। और इवेंट क्या है बच्चों? इवेंट यह है कि 2 आदमियों को एक वीक में कैसे, मंडे टू सैटरडे कैसे विजिट करना है। मंडे के बाद में आता है ट्यूसडे के बाद में वेनसडे के बाद में हो गया हमारा थर्सडे को TH कर देता हूँ थर्सडे, और फिर क्या हो गया बच्चों? थर्सडे के बाद में फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद में हो गया सैटरडे। संडे नहीं है यहाँ पर। तो एक बात बताओ, 2 आदमी यानी 6 हो गए ना, 6 कॉम्बिनेशन हो गए, 6 चीज़ें हमारे पास हैं। तो 2 आदमी कैसे कैसे डेज पर विजिट कर सकते हैं दुकान पर। तो बच्चों देखो ये टोटल आउटकम निकालने का तरीका है। वैसे तो 6 × 6 आ जाएगा डायरेक्ट ही, 6 × 6 यानी कि 36 होते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से आउटकम होंगे ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। एक काम करो, एक आदमी मंडे को आएगा तो दूसरा आदमी भी मंडे को आ सकता है, एक आदमी मंडे को आएगा तो दूसरा आदमी ट्यूसडे को आ सकता है। तो इस तरीके से MM लिख लो,
यानी कि समझ रहे हो, ये हमारे होने वाले हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आ सकता है, फिर हमारा थर्सडे को आ सकता है, थर्सडे को आने के बाद में फ्राइडे को, फिर फ्राइडे के बाद में सैटरडे को आ सकता है। और यहाँ पर टी लिख लो, टी के बाद में एम लिख लो, टी के बाद में एम। तो पहले तो मंडे को आया था, फिर ट्यूसडे को, फिर ट्यूसडे को आएगा, एक ट्यूसडे को आ सकता है, एक मंडे को आ सकता है। तो चलो टी 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 लिख दो सब में, यहाँ पे टी 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 लिख दिया। कुछ बच्चे कहते हैं कि कौन कौन से इवेंट हो गए, समझ में नहीं आता, तो देख लो। तो टी एम, टी डब्ल्यू, टी एच, और क्या हो गया एफ, और फिर क्या हो गया एस, और क्या हो गया टी टी। और टी टी पे भी आ सकता है, बिल्कुल टी टी पे भी आ सकता है। चलो अब डब्लू लिख लो, डब्लू 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 एंड डब्लू एंड डब्लू एंड डब्लू। तो इस तरीके से सारा हो जाएगा यहाँ हमारे पास एस। तो इतने सारे इवेंट हमारे हो जाएंगे, ये इवेंट हो जाएंगे। मैंने ये इवेंट क्यों लिखे हैं, ताकि आपको मैं समझा भी पाऊँ कि कैसे हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। देखो पहली कंडीशन क्या कह रही है, देखो पहली कंडीशन कह रही है कि द सेम डे पर विजिट कर जाएं। तो अब देख करके जल्दी से बता दो, हमने ये तो निकाल ही लिया है। हमारी इनमें से फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होगी, जो सेम डे वाले कितने नज़र आ रहे हैं बच्चों, एक, मैं यहाँ पे येलो से लगा देता हूँ। देखो सेम डे वाले कितने हैं, एक, और इस वाली लाइन में सेम डे क्या है, दो, और कितने सेम डे हैं, तीन, और सेम डे चार, और सेम डे पाँच, और सेम डे 6। तो 6 है कि नहीं है फेवरेबल। हमारा क्या होता है इवेंट निकालने का, तो सेम डे हमारे आ सकते हैं 6। तो कितने आ सकते हैं बच्चों, 6 आ सकते हैं। कितने में से 36 कितने हैं बच्चों, ये टोटल आउटकम 36 है। तो हम कह सकते हैं 1/6 प्रोबेबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बी ऑप्शन निकालो, बी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो। ये बोल रहा है डिफरेंट डेज। अब ढूंढो इसमें डिफरेंट डेज कौन कौन से हैं, डिफरेंट डेज कौन कौन से नज़र आ रहे हैं आपको। डिफरेंट डेज एम को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, बाकी सब डिफरेंट डेज ही हैं। मानते हो ये बात, बाकी सब क्या है डिफरेंट डेज हैं कि नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट हो गया कि नहीं है। मतलब डिफरेंट डेज आप इनके अलावा जितना भी निकालोगे, चाहो तो 1 माइनस करके निकाल लो। देखो सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो डिफरेंट डेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/6, यानी कितना हो गया बच्चों 5/6। ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया। डिफरेंट डेज जो सेम डे नहीं आया बचा, जो कितना हो जाएगा डिफरेंट डेज आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को, है ना। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वैसे भी निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे कि सबकी कितनी है 36 है, 36 में से 6 गया तो टोटल कितने हो गए, डिफरेंट डेज कितने हो गए, 30 हो गए कि नहीं हो गए सर, 30 हो गए। तो 30 डिवाइडेड बाय 36, 30 कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, और ये कितने हो गए टोटल में से। तो बता दो कैसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे ना 5/6, 6×5 = 30 और 6×3 = 36, 5/6 ऐसे भी आंसर हमारा आ गया है। ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहीं कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कॉन्जिक्यूटिव डेज। बच्चों कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब होता है, मान लो पहले वो आया मंडे और ट्यूसडे। कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मंडे को एक आया और ट्यूसडे को दूसरा आया। फिर उसके बाद में क्या जोड़ा बनेगा कि ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा वेडनेसडे और थर्सडे के बाद में फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन एक और कैच है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, देखते हैं मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। अब देखो कैसे, मैंने आपको बताया कैसे कि एक आ गया है मंडे और ट्यूसडे को। कैसे, मंडे और ट्यूसडे को, एक आया मंडे ट्यूसडे को। फिर उसके बाद में कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब ट्यूसडे के साथ में स्टार्ट हो जाओ। ट्यूसडे के बाद में क्या आ जाएगा, ट्यूसडे के बाद में आ जाएगा वेडनेसडे। तो एक और आ गया ट्यूसडे और वेडनेसडे 2, और फिर आ जाएगा हमारा ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे। तो ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे हो गया। फिर आ जाएगा थर्सडे के बाद में क्या आ जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे। चलो थर्सडे और फ्राइडे भी आ गया है। अब फ्राइडे के बाद में फ्राइडे और सैटरडे भी आ गया है सर, फ्राइडे और सैटरडे भी आ गया है। ठीक है, अब फ्राइडे और सैटरडे के बाद में क्या आएगा, एक और सैटरडे और मंडे नहीं आएगा मेरे बच्चों। यही तो कैच है, सैटरडे और मंडे कैसे आएगा, क्योंकि सैटरडे के बाद में तो संडे आता है और संडे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए सैटरडे और संडे होगा कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ लगातार। तो सैटरडे और संडे होना चाहिए था, लेकिन संडे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए संडे और मंडे नहीं आएगा, सैटरडे और मंडे नहीं आएगा। इसलिए हम कितने लेंगे, कितने मिले हमारे को, इस वाली रो में एक भी मिला नहीं है, तो इसलिए हमारे को कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे मेरे बच्चों, 5 मिलेंगे, 5 केवल 5 मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे लिख दूं क्या, लिख दूं, वो होंगे केवल और केवल हमारे होंगे वो हमारे कैसे होंगे, मंडे ट्यूसडे
ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, वेनसडे थर्सडे और थर्सडे फ्राइडे, और क्या हो जाएंगे फ्राइडे और क्या हो जाएंगे फ्राइडे और सैटरडे हो जाएंगे, लेकिन क्या नहीं होंगे, सैटरडे और मंडे नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बच्चे कंजुगेटिव में, ये क्वेश्चन नंबर ये सी ऑप्शन है। तो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 36, तो ये हो गए 36, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो कैच था वो यही था कि 6 नहीं लेने हैं, यानी कि सैटरडे और मंडे नहीं लेना है, क्योंकि सैटरडे और मंडे के बीच में संडे आता है। तो जल्दी से नीचे लिख के बताओ कि आपका आंसर भी यही आ रहा था और आपको समझ में आ गया है। तो चलो मेरे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, और क्या करवाना है आपको मुझे ज़रूर से बताएं। आई होप कि आप सब अच्छे से एंजॉय किया होगा सेशन को। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नीचे कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है ना, तो स्टार्ट। ओके चलो, बाय बाय मेरे बच्चों, गुड नाइट।